मेरी सीईओ वाइफ और मैं दोनों एक साथ फिर से जिंदा हुए, यानी हमारा रीबर्थ हुआ। पर मुझे इसमें ज़रा भी खुशी नहीं है। पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया वो था हर मुमकिन तरीके से उसे छोड़ना। इस लाइफ में मैं उसे फिर से देखने के बजाय अकेले मरना पसंद करूंगा। अपनी पिछली लाइफ में मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था और बिना ज़्यादा सोचे समझे उससे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद मुझे एक दिन भी उसका प्यार नसीब नहीं हुआ। इसके उलट मुझे उसके ग्रेट लव के ताने सहने पड़े। क्या तुम कभी मेरा मुकाबला कर सकते हो? तुम तो ढंग से अपना काम भी नहीं कर सकते। जरा आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो कि तुम हो कौन। इसीलिए दोबारा जिंदा होने के बाद मैंने उसके उस ग्रेट लव के साथ एक डील कर ली। हर बार जब मैं उन दोनों को मिलवाऊंगा तो वो मुझे पैसे देगा। मेरी वाइफ मुझे सिनेमा के लिए बुलाती है, मैं वो टिकट्स उसके ग्रेट लव को दे देता हूँ। मेरी वाइफ घर पर डिनर करना चाहती है, मैं जानबूझकर दरवाजा लॉक कर देता हूँ ताकि वो अपने ग्रेट लव के घर रुकने पर मजबूर हो जाए। मेरी वाइफ का काम के सिलसिले में बर्लिन ट्रांसफर होने वाला है और वो अपने साथ सिर्फ एक फैमिली मेंबर को ले जा सकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने वो मौका उसके ग्रेट लव को दे दिया। अब जब मेरी वाइफ घर आती है तो उसे एहसास होता है कि उसका पति उससे नफरत करता है और मैं जानबूझकर उसे परेशान कर रहा हूँ। यहाँ तक कि वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी भूल गई क्योंकि वो अपने ग्रेट लव के साथ थी। मैंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि इसके बजाय मैंने विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा प्लान है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आऊं और अपनी बाकी जिंदगी अपने देश के नाम कर दूं। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो और उसका ग्रेट लव एक परफेक्ट कपल है। मैंने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें खुश करने के लिए पहले खुद डिवोर्स मांगने का फैसला किया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाती है या क्या करती है, बस उम्मीद है कि डिवोर्स मंजूर हो जाए और मैं इस बेवकूफ़ी भरे रिश्ते से बाहर निकल सकूं। अगले दिन मैं अकेला सिविल रजिस्ट्री ऑफिस गया। नमस्ते कॉमरेड, मैं फोर्स डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने अपने बैग से वो डॉक्यूमेंट्स निकाले जो मैंने काफ़ी समय से तैयार कर रखे थे और कर्मचारी को दे दिए। उसने सारे पेपर्स ध्यान से चेक किए, फिर मेरी तरफ गंभीरता से देखा और कहा, कॉमरेड, हमें आपकी एप्लीकेशन मिल गई है। अगर आप एक महीने के भीतर इसे वापस नहीं लेते तो फोर्स डिवोर्स आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। मैंने सिर हिलाया और थैंक यू कहा, अपना बैग उठाया और बाहर आ गया। शाम ढल रही थी, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान में खूबसूरत लाली छाई थी। ठंडी हवा चल रही थी जिससे गर्मी काफ़ी कम हो गई थी। लोग अपनी फीनिक्स ब्रांड की साइकिलों पर टोलियों में फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे और मेरे पास से गुजर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मैं वो इंसान हूं जो दूसरी बार जिंदगी जी रहा है। मेरी पिछली लाइफ में बेनिंग बिन और मैं एक दूसरे को चाहते थे। हमने शादी की और फैमिली रेसिडेंस में रहने लगे। शादी के बाद वो बहुत बिजी रहती थी, लेकिन जब भी काम खत्म होता वो मेरे साथ डिनर करने के लिए जल्दी घर आती थी। हमारी एनिवर्सरी और मेरे बर्थडे पर वो हमेशा तोहफे और सरप्राइजेस तैयार रखती थी। वो मुझे हर महीने जो पैसे देती थी वो भी एक अच्छी खासी रकम थी, जिससे पूरी कम्युनिटी हमसे जलती थी। सब कहते थे कि मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है। हर कोई हमारे रिश्ते से जलता था, पर सिर्फ मुझे पता था कि हमारी दुनिया में हमेशा एक तीसरा इंसान मौजूद था, जिबोडा, जो बेनिंग बिन के बेस्ट फ्रेंड का भाई था। मेरे जन्मदिन पर वो मुझे छोड़कर जिबोडा के साथ शॉपिंग करने चली गई। जब मैं बीमार था तब वो मुझे अकेला छोड़ जिबोडा का ख्याल रखने गई क्योंकि उसे बादलों के गरजने थंडर से डर लगता था। जब मेरे पेट में दर्द था तब उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे जिबोडा की चिंता थी, जो थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था। जब हम तीनों साथ में खाना खाते थे तो वो हमेशा तीखा स्पाइसी खाना मंगवाती थी जो गिबोडा को पसंद था। वो पूरी तरह भूल जाती थी कि मेरे पेट में दर्द है और मैं तीखा नहीं खा सकता। जब हम तीनों पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे थे तब गिबोडा का बैलेंस बिगड़ा और उसने गिरते हुए मुझे भी साथ खींच लिया। मेरे हाथ छिल गए, पर उसने तुरंत गिबोडा को नीचे उतारने में मदद की और मैं आधी रात को अकेला हॉस्पिटल गया। ऐसी बहुत सी बातें थीं। ऐसा नहीं था कि मुझे जलन नहीं होती थी या मैं शिकायत नहीं करता था। मैं तो घर की आधी दौलत देने को भी तैयार था ताकि जिबोडा को कोई फाइनेंशियल दिक्कत न हो, बस बेनिंग बिन उससे दूर रहे। पर उसका बहाना हमेशा एक ही होता था, मैं उसे सिर्फ अपना भाई मानती हूँ। उसकी बहन ने मेरी जान बचाई थी, अब वो मर चुकी है और उसे अकेला छोड़ गई है। वो सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर सकता है। तुम बचकानी बातें मत करो। हाँ, वो यही कहती थी। पर जब भी जिबोडा उसे देखता था उसकी आंखों में प्यार साफ झलकता था। मैंने अपनी पिछली पूरी जिंदगी इसी तरह लड़ते झगड़ते बिता दी। इस लाइफ में मैं अब इस ट्रिपल रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहता। इसीलिए पुनर्जन्म होते ही मैंने इस शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया। अगर बेनिंग बिन को पता चला कि मैं डिवोर्स चाहता हूं तो वो कभी कागजों पर साइन नहीं करेगी। इसीलिए मैं यहाँ फोर्स डिवोर्स मांगने आया हूँ, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक पक्ष की अर्जी ही काफ़ी होती है। एक बार डिवोर्स हो जाए फिर मैं आज़ाद हूँ। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वैसी ज़िंदगी जीऊँगा जैसी मैं चाहता हूँ और फिर कभी उस औरत से अपना नाता नहीं जोड़ूंगा। पर जैसे ही मैं अपने आंगन के गेट पर पहुंचा मैं ठिठक गया। शादी के बाद बेनिंग बिन ने मुझसे नौकरी छुड़वा दी थी। अब मेरे पास कोई कमाई नहीं है।
मेरे लिए अपना भविष्य सुरक्षित करना मुश्किल है और मेरे पास कहीं दूर जाने के लिए टिकट तक के पैसे नहीं हैं। हालांकि बेनिंगटन ने मुझे पैसे दिए हैं, पर मुझे हर एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। कारण ये है कि अगर मैं अचानक बड़ी रकम खर्च करूं तो उसे यकीनन शक हो जाएगा। अगर उसे शक हुआ तो पैसे कहाँ से आएंगे? काफी सोच विचार के बाद मैंने एक साहसी फैसला लिया। मैं एबोडा के साथ हाथ मिलाऊंगा जिससे उसने हमेशा प्यार किया है। मैं अपने हाथों से बेनिंग बिन को उसकी तरफ धकेलूंगा। इसलिए मैं एबोडा के दरवाजे पर गया और बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे की बात की। एबोडा, मुझे तुमसे एक डील करनी है। मुझे पता है तुम्हें बेनिंग बिन पसंद है। आज से मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को साथ में वक्त बिताने का मौका मिले। और जब ऐसा होगा तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। 1 महीने के अंदर मैं उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा। एबोडा मुझे हैरान होकर देखने लगा। उसे खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लगा। चेन, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? भला बेनिंग बिन मुझे क्यों पसंद होगी? मैं हल्का सा ठंडी हंसी हंसा। ये मजाक है या नहीं, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। मुझे इतना सीरियस देख एबोडा ने आखिरकार मुझे गौर से देखना शुरू किया। ठीक है, मुझे बेनिंग बिन पसंद है, पर मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं इसे साबित करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। आज रात वो तुम्हारे घर आएगी, बस तुम उसकी पसंद का खाना तैयार रखना। ये कहकर मैं वहां से चल दिया बिना उसकी शक्ल देखे। जैसे ही मैं अपने घर का दरवाजा खोला, हाउसकीपर तुरंत बाहर आई, मेरा बैग लिया और पूछा, सर, आज रात के डिनर में क्या बनाना है? मैंने दीवार पर टंगी घड़ी देखी। आज रात कुछ हल्का बनाओ, सिर्फ एक इंसान के लिए। रात के 9 बजे घड़ी का अलार्म ठीक समय पर बजा। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खोला और अंदर आया। मैं खाना खा रहा था। आवाज सुनकर मैंने नजरें ऊपर की तो देखा कि बेनिंग बिन मेरी तरफ आ रही है। उसने अपना कोट उतारा और पास खड़ी हाउसकीपर को थमा दिया। जैसे ही उसकी नजर मेज पर रखे सादे खाने पर पड़ी, जो उसकी पसंद के एकदम उलट था, वो ठिठक गई। आज खाना इतना हल्का क्यों है? पहले ऐसा खाना कभी इस मेज पर नहीं आता था, और अगर गलती से आ भी जाता तो मैं तुरंत उसके लिए तीखा खाना तैयार करता। पर इस बार मैं टस से मस नहीं हुआ। एकदम सपाट चेहरे के साथ मैंने कहा, आजकल मुझे ज्यादा भूख नहीं लग रही, मेरा मन कुछ हल्का खाने का था। इतना कहकर मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और अकेला खाने लगा। फिर जैसे मुझे कुछ याद आया हो, मैंने फिर उसकी तरफ देखा। इबोडा ने पहले ही खाना बना लिया है, तुम वहां क्यों नहीं चली जाती? वो एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। उसके माथे पर शिकन आ गई। तुम्हें तो कभी पसंद नहीं था कि मैं उसके साथ वक्त बिताऊं। मेरे दिल में एक कड़वाहट सी उठी। इसका मतलब उसे हमेशा से पता था कि मुझे अबोडा के साथ उसका जाना पसंद नहीं है। फिर भी वो हर बार मुझे छोड़कर उसके पास चली जाती थी। मैंने अपनी आंखें ऊपर की और एक हल्की मुस्कान दी। तुम हमेशा कहती थी कि तुम उसे सिर्फ एक छोटा भाई मानती हो और वो बहुत ख्याल रखने वाला है। तो अब मैं भी थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना सीख रहा हूँ। मेरी आवाज़ बहुत नरम थी, पर न जाने क्यों बेनिंग बिन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। फिर भी मेरे बार बार जोर देने पर वो आखिरकार चली। मैंने खामोशी से उसे कोट पहनकर बाहर जाते देखा। फिर मैं लिविंग रूम की खिड़की के पास गया और एबोडा के घर की तरफ देखा। जैसे वहां की लाइटें जली, मैं उठा और हाउसकीपर को आवाज़ दी। उसने मेज साफ करने दी और फिर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। धीरे धीरे रेजिडेंस बी की सारी लाइटें बुझ गईं। दूसरी तरफ जैसे ही वो पहुंची, जिबोड़ा की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत उसका स्वागत किया, उसका हाल पूछा और उसका कोट लिया। मेज पर सिर्फ तीखा खाना था जो उसकी पसंद का था। बेनिंग बिन को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ पूछना चाहती थी, पर गिबोड़ा की बातें उसे टोकती रहीं। वो डिनर रोजाना से काफी लंबा चला। जब वो आखिरकार उठी और गिबोड़ा की मायूस नजरों के बीच रेजिडेंस बी वापस आई, तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा है। उसने भौएं सिकोड़ी, जोर से दरवाजा खटखटाया और कई बार मेरा नाम पुकारा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वो अंदर से लॉक है। तुम्हें हो क्या गया है? उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। उसने काफी देर तक दरवाजा पीटा, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार कहीं और जाने का रास्ता न होने के कारण वो वापस गिबोड़ा के पास चली गई। जैसे ही गिबोड़ा को पता चला कि मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर जो खुशी आने वाली थी, उसने उसे बड़ी मुश्किल से दबाया और फिक्रमंद होने का नाटक करते हुए कहा, कोई बात नहीं वेनिंग, ऐसी सिचुएशन में आज रात मेरे घर ही रुक जाओ। वेनिंग ने ठंडी आवाज में अपने सिर को सहलाते हुए कहा, आज रात तुम्हें डिस्टर्ब होगा, मैं सैलून में सो जाऊंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने उसे नीचे सोफा पर बैठे देखा। उसके कोट पर उसकी कुछ बूंदें थीं। शायद वो अभी अभी आई थी। मैं बिना आवाज के नीचे गया। जैसे ही उसे कुछ सुनाई दिया, उसने मेरी तरफ देखा। कल रात तुमने दरवाजा लॉक क्यों कर दिया था? मैं चुपचाप अपना ओटमील खाते हुए टेबल पर बैठ गया। मैंने जवाब दिया, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, इसलिए दरवाजा लॉक करने की आदत हो गया। मैं भूल गया था कि तुम गिबाओ के घर गई हो। माय बैड। ये सुनकर वेनिंग ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने अपनी जेब से एक मूवी टिकट निकाला जो किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उसके लिए खरीदा था। आजकल काम बहुत ज्यादा है,
काफ़ी टाइम हो गया है हमने साथ में वक्त नहीं बिताया। जैसे ही मैं फ्री होंगी तुम्हें पिक करने के लिए किसी को भेज दूंगी। मैंने सिर हिला दिया पर टिकट को छुआ तक नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद वेनिंग तैयार होकर चली गई। जैसे ही उसकी गाड़ी ओझल हुई मैं रिलैक्स हो गया। मैंने अपने चॉपस्टिक्स रखे और टेबल पे रखे, मूवी टिकट को देखते हुए ख्यालों में खो गया। मेरी पास्ट लाइफ में हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसने कभी मेरे साथ बैठकर पूरी फिल्म नहीं देखी थी। हर बार वो बीच में ही उठकर गिबाओ के पास भाग जाती थी। इस बार भी मेरा उसके साथ फिल्म देखने का कोई इरादा नहीं था, पर इस टिकट को बर्बाद क्यों करना, यही सोचकर मैंने टिकट उठाया और गिबाओ के पास चला गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों की खुशी छुप नहीं रही थी। अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? जो मैंने उससे कल रात कहा था उसे शायद शक था, पर कल की बातों ने उसका दिमाग आधा घुमा दिया था। उसे मेरा असली मकसद समझ नहीं आ रहा था, पर वो ऐसा मौका छोड़ने वालों में से नहीं था। उसने सिर हिलाया और एक शरारती मुस्कान के साथ मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने पैसे लिए और अपनी जेब से वो मूवी टिकट निकालकर उसे थमा दिया। तुम उसके साथ जाओ, आज उसे इम्प्रेस करने का मौका है। ये कहकर मैं मुड़ गया। शाम को सिनेमा जाने के बजाय मैं घर पर ही रहा और आराम किया। मैं थोड़ा सोया और फिर कुछ पढ़ा। सब बहुत शांत था, रात गहरी हो गई थी। मैं न्यूज़पेपर मोड़कर ऊपर जाने ही वाला था कि वो अंदर आई। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ थी। तुम आज आए क्यों नहीं? अखबार मोड़ते हुए मैं रुक गया। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उसने फौरन मेरा माथा छूकर देखा। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैंने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी एक ज़ोरदार रिंगटोन ने शांति भंग कर दी। इससे पहले कि मैं उठ पाता वेनिंग ने फ़ोन उठा लिया। मैं बिल्कुल पास था, इसलिए मुझे सब साफ सुनाई दे रहा था। दूसरी तरफ से कोई सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी सेल्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बात कर रहा था। अखबार पकड़े हुए मेरी उंगलियां कांपने लगीं, मेरी सांसें रुक गईं। पता नहीं कितना वक्त बीता। जैसे ही उसने फ़ोन रखा वो मेरी तरफ मुड़ी। सेल्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कॉल था। वो कह रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन कम है। मैंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और कुछ नहीं कहा। हमारी शादी इतनी जल्दी हुई कि शायद कुछ पेपर्स रह गए होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरे होंगे। मैं सब ठीक कर दूंगी, बाकी सब सेट है, कोई देरी नहीं होगी। वेनिंग ने सिर हिलाया और ज़्यादा सवाल नहीं किए। फिर वो तैयार होने चली गई। बाहर निकलते हुए उसे कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से एक इनविटेशन निकाला। अरे हाँ, परसों सिस्टर का बर्थडे पार्टी है, मेरे साथ चलना। इस बार मैं मना नहीं कर पाया, मैंने सिर हिला दिया। बर्थडे के दिन रिसेप्शन हॉल में शानदार कपड़ों में सजे लोग म्यूजिक पर नाच रहे थे। वेनिंग मुझे डांस के लिए इनवाइट करना चाहती थी, पर मैंने कहा मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है, तुम गिबा के साथ डांस कर लो, बेचारा अकेला आया है। म्यूजिक फिर से शुरू हुआ। मेरा उदास चेहरा देखकर वेनिंग भारी मन से गिबाओ की तरफ मुड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ा और वो मुस्कुराया, जबकि वेनिंग का चेहरा एकदम ठंडा था। वे साथ में नाचने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वेनिंग शादीशुदा है ना? फिर वो किसी और के साथ क्यों नाच रही है? और उसे देखो, उसे पता है कि वो शादीशुदा है, फिर भी ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? और मैं उसका लीगल हस्बैंड दूर खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। वहां बहुत भीड़ थी, शोर था और शराब भी काफ़ी थी। वेनिंग भी इससे बच नहीं पाई। एक के बाद एक कई ड्रिंक्स के बाद वो नशे में धुत हो गई। वो अपनी उंगलियों से अपना सिर सहला रही थी और मेरा नाम पुकार रही थी, पर मैं उसे पकड़ने के लिए पहले की तरह नहीं भागा। मैंने बस एक नज़र डाली और गिबाओ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ लपका। उसने उसे सहारा दिया। हम तीनों एक ही कार में बैठे। मैं फ्रंट सीट पर बैठा और उन्हें बैक सीट दे दी। गिबाओ ने जल्दी से वेनिंग को पीछे बैठाया। वेनिंग थोड़ी नशे में थी, फिर भी उसे लगा कि कुछ गलत है, जैसे उसे समझ आ रहा हो कि मैं हाल ही में बदल गया हूँ। ये बदलाव उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा। कार सड़क के बीच में खराब हो गई। बाल बाल किसी से टकराने से बची। वेनिंग का नशा एक झटके में उतर गया। वो फौरन अपने बगल में बैठे आदमी को चेक करने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। गिबाओ को ठीक देखकर उसने चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसने सिर उठाया उसकी नज़रें रियरव्यू मिरर में सीधे मुझसे मिलीं। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर मैंने जानबूझकर नज़रें फेर लीं। आसमान काला पड़ गया था और बारिश बिना रुके हो रही थी। बारिश और तेज़ होती गई। कई लोग छाता लिए दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मैं कांपने लगा। ये देखकर वेनिंग ने फौरन अपनी जैकेट निकाली ताकि मुझे उड़ा सके, पर ठीक उसी वक्त जिबाओ को लगातार 3 छींकें आईं। जैकेट हवा में ही रुक गई। उसकी हिचकिचाहट देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जिबाओ को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, पहले उसे दे दो। उसकी गर्मी से अभी भी गर्म वो जैकेट आखिरकार जिबाओ के कंधों पर रख दी गई, जिसके कान शर्म से लाल हो गए। तभी सड़क की दूसरी तरफ से एक कार ने हॉर्न जाया। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने जल्दी से कुछ लोगों को कार में चढ़ाया, पर दिक्कत यह थी कि सिर्फ 2 जगह बची थी। इस बार वेनिंग ने बिना सोचे हमारी तरफ देखा, जैसे वो चाहती हो कि मैं और गिबाओ पहले चले जाएं। पर गिबाओ ने उसके कपड़े का कोना पकड़ लिया। वेनिंग दीदी, मेरे साथ रुको, मुझे डर लग रहा है। मैं मन ही मन हंसा। उसे एक छोटी सी कार राइड से डर लग रहा था,
पर मेरा चेहरा एकदम सपाट रहा। मैंने सीधे वेनिंग की आंखों में देखा। वेनिंग, इसे ले जाओ, तुमने भी शराब पी रखी है। शराब और बारिश का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ये कहकर उसे जवाब देने का मौका दिए बिना मैंने उन दोनों को कार के अंदर धकेल दिया। उन्हें जाते हुए देख मैंने अपनी नज़रें हटा ली। मैंने फौरन दूसरी कार ली। मैं घर नहीं गया, मैं सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया। अगली सुबह जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, कोई मेरी तरफ भागा। मेरी नज़रें सीधे वेनिंग से मिली। तुम रात को घर क्यों नहीं आए? तुम कहाँ थे? मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, कल रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए मैं एक दोस्त के यहाँ रुक गया था। असल में मैं कुछ कागज़ भरने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया था। वक्त का पता ही नहीं चला और जब तक काम खत्म हुआ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं बचा था, इसलिए मैं एक सस्ते होटल में रुक गया। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और जब उसे यकीन हो गया कि मैं ठीक हूँ तो उसने राहत की सांस ली और मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मम्मी पापा आए हैं, जैसे ही उसने कहा मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने सीधा सैलून की तरफ देखा। वे दोनों वहां बैठे थे। मेरी आवाज़ सुनकर वे उठे और पास आए। कुछ औपचारिक बातों के बाद उसकी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफा की तरफ ले गई। पूरे रास्ते वो मुझसे मेरा हाल पूछती रही। हमारी शादी के बाद से उसके पेरेंट्स अक्सर आते थे, पर प्यार की वजह से नहीं। वो बस एक ही चीज़ के लिए आते थे, हम पर बच्चा पैदा करने का प्रेशर डालने के लिए। पर बच्चा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑर्डर पर आ जाए। मैंने पास खड़ी वेनिंग की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, पर उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। उसे एक बच्चा चाहिए था। अगर ये मेरी पिछली लाइफ होती तो शायद मैं भी बच्चा चाहता, हमारे जैसे दिखने वाले कई बच्चे। लेकिन पुनर्जन्म रीबर्थ के बाद मैंने अपना मन बदल लिया था। मेरी लंबी खामोशी देखकर उसके पापा अपनी बेटी की तरफ मुड़े। तो तुम दोनों का बच्चा करने का कोई प्लान है या नहीं? वो चौंक गई, फिर मेरी तरफ देखा। उसे लगा शायद मेरी शर्म ने मुझे चुप कर दिया है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, हम चाहते हैं, पर जल्दबाजी की जरूरत नहीं। सब नेचुरली होना चाहिए। हमारी बातें सुनकर उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे को देखा। वो समझ चुके थे कि अब उन्हें अपना प्लान शुरू करना है। डिनर पर उसके पापा एक बहुत स्पेशल सूप लाए और मुस्कुराते हुए हमारे बोल्स में सर्व किया। उसकी मम्मी के बार बार कहने पर मैंने एक बार में ही सूप पी लिया। डिनर के बाद उसके पेरेंट्स ज़्यादा देर नहीं रुके और गाड़ी लेकर चले गए। उनके जाते ही हम कमरे में लेटने चले गए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मुझे अचानक बहुत गर्मी महसूस होने लगी। पूरा कमरा दम घोटने वाला लग रहा था। मैंने अनजाने में अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। उसकी तरफ देखा तो विनिंग बीन का चेहरा भी लाल हो चुका था। वो घबराकर अपनी ड्रेस खींच रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, हम दोनों के दिमाग में एक ही बात आई, सूप में कुछ गड़बड़ थी। मैं उठने ही वाला था कि वो मुझ पर झपट पड़ी और मुझे बेड पर गिरा दिया। उसके हाथ मेरी बेल्ट की तरफ बढ़ रहे थे जब मैंने उसे जोर से धक्का दिया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो सदमे में मुझे देखती रह गई। अब सोचता हूं तो लगता है कि मेरा वो रूखा बर्ताव उसके लिए कितना बुरा रहा होगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हो रहा है? उसने मेरा हाथ कसकर पड़ा। मैंने कहा, कुछ नहीं, पहले जाकर शावर लो, हम दोनों ही सफाई के दीवाने हैं। ये सुनकर उसे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी अंदर की बेचैनी से लड़ते हुए वो उठी और बाथरूम चली गई। जैसे ही विनिंग बीन अंदर गई, मैंने पास रखा पानी का गिलास उठाया और एक बड़ा घूंट भरा। फिर मैं खिड़की की तरफ गया और कूदकर बाहर निकल गया। चुपचाप मैं जिबोड़ा की खिड़की तक पहुंचा और दस्तक दी। जल्दी उसके कमरे में जाओ, उसे दवा दी गई है, यही मौका है, फिर कभी नहीं मिलेगा। मैंने उसकी शक्ल देखी और वहां से चला गया। उधर विनिंग बीन नहाकर और बाल सुखाकर बाथरूम से निकली। कमरे की लाइट बंद थी। बिस्तर पर बस एक धुंधली परछाई दिख रही थी। बिना सोचे वो उसके पास गई और उसे बेड पर दबा दिया। उसके हाथ और भी बेताब हो रहे थे। जैसे ही वो उस आदमी को चूमने वाली थी, एक हल्की आवाज आई। वो आदमी अचानक नींद से जागा और झटके से उठकर उसे दूर धकेल दिया। उसने लाइट जला दी। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। वो औरत दंग रही। तुम जिबोड़ा? एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे नहीं लगा था कि वो पकड़ा जाएगा। उसका चेहरा उतर गया, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अगले ही पल बिनिंग बिन के मुंह से एक कराह निकली। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। जिबोड़ा पूरी तरह होश में आया, अपनी जैकेट उठाई और डर के मारे भाग गया। सुबह बिनिंग बिन अपनी गर्दन पर हाथ रखे सीढ़ियों से उतरी। कल रात क्या हुआ था? क्या जिबोड़ा मेरे कमरे में आया था? मैंने अपने नाश्ते का आखिरी निवाला खाया और पूछा, कौन? कल रात तुम नहाकर सो गई थी, कोई तुम्हारे कमरे में नहीं आया। उसे थोड़ा अजीब लगा, जैसे कुछ गलत हुआ हो, पर उसे कुछ याद नहीं था, इसलिए उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। उसे क्या पता था कि रात को मैं ही जिबोड़ा को उसके कमरे में लाया था और धीरे धीरे उसे उसकी तरफ धकेल रहा था। बिनिंग बिन काम में इतनी बिजी हो गई कि मुझे उन्हें फिर से मिलाने का मौका नहीं मिला। फिर अचानक उसका ट्रांसफ़र बेन में हो गया। हालांकि म्यूटेशन नोटिफिकेशन के हिसाब से वो सिर्फ एक फैमिली मेंबर को साथ ले जा सकती थी। उसने लिफाफे को देखा और ठहर गई। पहले वो बिना सोचे मुझे ले जाती, पर अब हालात बदल चुके थे। जिबोड़ा की याद आते ही उसे उसकी मरती हुई बहन के आखिरी शब्द याद आए, उसका ख्याल रखना। उसने लिफाफा हाथ में भींच लिया। घर आकर उसने बड़ी मुश्किल से कहा,
मेरा ट्रांसफ़र बेन में हो गया है। वो मेरे एक फैमिली मेंबर को टीवी स्टेशन में नौकरी देंगे, पर मैं सिर्फ एक ही इंसान को ले जा सकती हूँ। उसकी आवाज़ धीमी होती गई। मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती है। जो बूढ़ा अकेला है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मैं उसे पहले बेन ले जाना चाहती हूँ, तुम बाद में जाना, ठीक है? मैंने तुरंत हाँ कर दी, शायद बहुत जल्दी, क्योंकि बिनिंग बिन एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम इतनी आसानी से मान गए? मैंने उसे देखा। क्या तुम चाहती थी कि मैं मना करूं? अगर मैं तमाशा करता तो क्या तुम रुक जाती? उसकी बोलती बंद हो गई। जवाब साफ था, नहीं। क्योंकि ट्रांसफर का ऑर्डर आते ही उसने जिबोड़ा को ले जाने का फैसला कर लिया था। कोई उसे नहीं रोक सकता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बाईचन, तुमने बहुत सहा है। मैं वादा करती हूँ कि आगे चलकर इसकी भरपाई कर दूंगी। मेरा चेहरा एकदम शांत था, पर अंदर ही अंदर मैं हंस रहा था। हमारा भविष्य तो पहले ही खत्म हो चुका था। अचानक हुए इस ट्रांसफर की वजह से पूरी कॉलोनी ने बिनिंग बिन के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी। पार्टी के बीच में मैं एक कोने में बैठा उन्हें खामोशी से देख रहा था। बिनिंग बिन और गिबोड़ा भीड़ के बीच लगातार ड्रिंक्स पी रहे थे। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था और गिबोड़ा की नजरें धुंधला रही थीं। तभी जिबोड़ा अपना आपा खो बैठा और बिनिंग बिन पर गिर पड़ा। शायद उसे कुछ महसूस हुआ, क्योंकि उसने तुरंत उसे पीछे धकेला और सिक्योरिटी से कुछ कहा। वो मेरी तरफ आने वाली थी कि दीवार में एक भयानक दरार आ गई। ऐसा लगा जैसे जमीन गरज रही हो। सबके चेहरे पीले पड़ गए और देखते ही देखते सब कुछ ढह गया। बिन मेरी तरफ भागी, पर तभी पीछे से गिबोड़ा की चीख सुनाई। वो वहीं रुक गई। उस एक सेकंड की हिचकिचाहट में पूरी बिल्डिंग गिर गई और अनगिनत लोग मलबे में दब गए। पता नहीं कितना समय बीता। जब मेरी आंखें खुली तो मेरा शरीर भारी बीम के नीचे दबा हुआ था। अंधेरे में मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मैंने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, पर डर की वजह से आवाज़ ही नहीं निकली। पता नहीं कितनी देर बाद ऊपर से ड्रिल की आवाज़ आई और फिर एक बचावकर्मी का चिल्लाना, कोई मिला है? मलबा हटाया गया और तेज़ रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गईं। पर नीचे का नज़ारा देखकर बचावकर्मी भी रुक गए। सिर्फ मैं ही नहीं, जिबोड़ा भी वहां फंसा हुआ था। हालत बहुत नाजुक थी और कभी भी अर्थक्वेक का दूसरा झटका, आफ्टर शॉक आ सकता था। बिनिंग बिन ने हम दोनों को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मेरा दिल बैठ गया। जाहिर था कि उसे पहले अपने पति को बचाना चाहिए। प्लीज़ पहले मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। बिनिंग, मुझे छोड़ो। तभी एक और झटका आया और हम और गहराई में धंस गए। जल्द फैसला लो वरना कोई नहीं बचेगा, गिबोड़ा ने चीखते हुए उसे बहन वाला वाह याद दिलाया। बिनिंग बिन की नज़रें अचानक सख्त हो गईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पहले जिबोड़ा को बचाओ। ये सुनकर सब दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपने पति को छोड़कर किसी और को पहले बचाने का आर्डर देगी। मैं सदमे में उसे देखता रह गया। तुमने मुझे फिर से जिबोड़ा के लिए छोड़ दिया? मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर उससे पहले ही जिबोड़ा की फिर चीख सुनाई दी। बिनिंग बिन ने बिना सोचे आर्डर दिया, जिबोड़ा को अभी बाहर निकालो। मलबे को काटने की आवाज़ गूंज रही थी और हवा धूल से भर गई थी। तभी एक और झटका लगा। मैं हिलना चाहता था, पर मेरा शरीर सुन्न था। जैसे ही बिनिंग बिन ने जिबोड़ा को बाहर खींचा, बाकी की बिल्डिंग भी गिर गई। मेरा आधा शरीर बाहर था, पर मैं फिर से अंधेरे में दब गया। बेहोश होने से पहले बिनिंग बिन का डरा हुआ चेहरा मेरी आखिरी याद थी। जब होश आया तो पूरे शरीर में असहनीय दर्द था। मैंने आंखें खोली तो अस्पताल की सफ़ेद छत दिखी। वाइचन, तुम जाग गए? मैंने सिर घुमाया। वो बिनिंग बिन थी। उसकी आंखें लाल थीं। साफ पता चल रहा था कि वो रोई है। वो कई दिनों से मेरी देखभाल कर रही थी, पर उसे देखते ही मुझे भूकंप वाला मंजर याद आ गया। वो पल जब उसने मुझे छोड़कर गिबोड़ा को चुना था। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने मेरी हाथ देखी, मुट्ठी भींची और फिर ढीली कर दी। वो जानती थी कि उसके शब्दों की अब कोई कीमत नहीं है। उसने धीरे से कहा, तुम आराम करो, मैं जिबोड़ा को देखकर आती हूँ। दरवाज़ा बंद हो गया। अगले कुछ दिनों तक, शायद गिल्ट की वजह से, वो ज़्यादातर मेरे साथ ही रही। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ जिबोड़ा बहुत बेचैन था। जिचन, इसका क्या मतलब है? हमारी बात हुई थी कि तुम उसे छोड़ दोगे, तुम हमें साथ में वक्त बिताने दोगे, तो फिर तुम अभी भी हर वक्त उसके साथ क्यों चिपके रहते हो? क्या तुम ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपने बैग से एक बिल्कुल नया डिवोर्स सर्टिफिकेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा था। मेरा तलाक पहले ही हो चुका है। जिबावदा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे लगा था कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वाकई ऐसा कर दूंगा, कि मैं सच में तलाक ले लूंगा। तभी हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुला। वेन बिन ने मेरे हाथ में वो डिवोर्स सर्टिफिकेट देख लिया। तुम्हारे हाथ में वो क्या है? वो मेरी तरफ बढ़ी, पर जिबादा तुरंत उछलकर बीच में आ गया। तुम कहाँ चली गई थी?
मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। उसने उसे पकड़ा और कमरे से बाहर खींच ले गया। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला, मुझे जुबादा की तरफ से आखिरी पेमेंट मिली। मुझे नहीं पता कि तुमने अचानक तलाक क्यों मांगा, पर उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे और हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओगे। मैंने गिबौदा से मिले सारे पैसे इकट्ठे किए और घर जाने के लिए अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। वैन बिन ने कमरे में कपड़ों का ढेर देखा और हैरानी से पूछा, तुमने ये सारे कपड़े बाहर क्यों निकाले हैं? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस नीचे झुककर कपड़े उठाता रहा और शांत आवाज में कहा, मौसम बदल रहा है, इसलिए पुराने कपड़े हटाकर सब सॉर्ट सॉर्ट कर रहा हूं। मेरा ये शांत बर्ताव देखकर अचानक उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। शायद उसे अपनी हालिया करतूतें याद आ गई थीं। वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अपना बैग पैक करना बंद करो, हम बेपान जा रहे हैं, मैं तुम्हें वहां नए कपड़े दिला दूंगी। मैं थोड़ा सक पका गया। उस पल मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रही है। इस बार मुझे ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन मिल गई है। उन्होंने मुझे 2 लोगों को साथ ले जाने की इजाज़त दी है, तो मैं जिबाउद और जिचिन दोनों को ले जा सकती हूँ। फिर वो थोड़ा रुकी और बोली, लेकिन टीवी स्टेशन में सिर्फ एक ही पोस्ट खाली है और वो मैं जिबाउदा को दूंगी। मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो क्योंकि भूकंप के वक्त मैंने तुम्हें पहले नहीं बचाया, पर मैं मजबूर थी। मैंने उसकी बहन से वादा किया था कि मैं जिबाउदा का ख्याल रखूंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती थी। प्लीज़ अब गुस्सा मत हो, ठीक है? उसकी बातें सुनकर मैं बस उसे खामोशी से देखता रहा। मेरा दिल कड़वाहट और तंज से भरा हुआ था। उसे वाकई लगता था कि मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो बस मुंह फुलाए बैठा है। और उसे हक क्या था? और मैं नाराज क्यों होऊंगा? मेरी पिछली जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वही भूकंप। फर्क सिर्फ इतना था कि तब मैं और जिबाउदा साथ में नहीं फंसे थे, पर फिर भी उसने जिबाउदा को ही पहले बचाना चुना। हॉस्पिटल में आधा महीना गुजारने के बाद भी वो जिबाउदा के पास से नहीं हिली। एक सेकंड के लिए भी मेरा हाल पूछने नहीं आई। उस दौरान जिबाउदा के दोस्त मुझसे मिलने आए और बोले, जिबाउदा के हाथ में चोट लगी थी और वेन डर के मारे मरी जा रही थी। वो पूरी रात एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हुई। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं भी तो घायल था, पर मेरी पत्नी किसी और मर्द का हाथ थामे उसकी देखभाल कर रही थी। वो जलन धीरे धीरे गुस्से में बदली और फिर नफरत में। फ़ोन पर हमारी बहुत गंदी बहस हुई थी। मैंने उससे कहा था, मेरे और जिबार के बीच कुछ नहीं है, पर अगर तुम यही सोचना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही वो जिबादा के साथ बीपान चली गई। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। खैर, अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा शांत हूँ। विडंबना आयरनी तो देखो, अब वो खुद ऑर्गेनाइजेशन से मुझे साथ ले जाने की भीख मांग रही है। मेरी आंखों में तंज की एक झलक थी जिसे मैंने छिपा लिया। फिर भी उसने अंदाजा लगा लिया और वो और भी बेचैन हो गई, जैसे उसे कुछ खोने का डर हो। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। जचन, प्लीज हमारे साथ चलो। अगर मैं मना करता तो उसे तुरंत शक हो जाता। उसकी नज़र में मैं अभी भी वही इंसान था जो उसके बिना जी नहीं सकता। तो मैंने कह दिया, ठीक है, साथ चलते। मेरे इतना कहते ही उसने राहत की एक लंबी सांस ली, पर उसने उस बात पर गौर ही नहीं किया जो मैंने मन ही मन सोची थी, कि हमारे रास्ते तो बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। जाने वाले दिन मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। पीछे जिबाउदा का चेहरा उतरा हुआ था, पर मैंने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने बस अपना बैग उठाया और गाड़ी में चढ़ गया। सफ़र शुरू होते ही जिबाउडा ने अपना हमेशा वाला ड्रामा शुरू कर दिया। कभी कहता, वैन बिन, मेरे पैर में मोच आ गई है, ट्रेन में चढ़ने में मेरी मदद करो। कभी कहता, ट्रेन में थोड़ी ठंड लग रही है, वैन बिन, मेरे पास बैठो ना। या फिर, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं तुम्हारे घुटनों पर सिर रखकर सो सकता हूँ? हर बार वैन बिन मेरी तरफ देखती, शायद मेरा रिएक्शन चेक करने के लिए, पर मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आखिरकार कोई चारा न देख वो जिबाउदा की सारी बातें मानने लगी। बाकी पैसेंजर्स ने भी ये नोटिस किया और बोले, ए नौजवान, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। ये सुनकर जिबाउदा शर्मा गया और उसके और करीब आने की कोशिश करने लगा, पर वैन बिन तुरंत पीछे हट गई और बोली, गलत मत समझिए, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर जिबाउदा सन्न रह गया, पर बाकी लोगों को लगा कि वो बस शर्मा रही है। अरे अरे, ये यंग लेडी इतना क्यों शर्मा रही है? बोल भी दो। अगर कुछ नहीं है तो तुम इसका इतना ख्याल क्यों रख रही हो? ये सुनकर वैन बिन उठी और मेरे बगल में आकर बैठ गई। उसने कहा, ये मेरे पति हैं, वो तो बस एक दोस्त है। पूरे डब्बे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जुबादा उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगा। गाड़ी हिल रही थी, लाइटें मध्यम थीं। खिड़की की परछाई मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने आंखें खोली और मेरा सिर बगल वाली सीट से टकराया, जिससे जोर की आवाज हुई। वो आवाज सुनकर वैन बिन ने झटके से आंखें खोली और मेरा माथा छूकर देखने लगी। हाथ पीछे हटाते ही उसकी नजर मेरे पास रखे बैग पर पड़ी और वो बुदबुदाई, तुमने ये बैग यहाँ क्यों रखा है? लाओ, मैं इसे ऊपर सामान रखने वाली जगह पर रख देती हूँ।
जैसे ही वो उठने वाली थी मैंने तुरंत बैग पकड़ लिया। ये यहाँ ठीक है। मेरे चेहरे पर साफ इनकार देखकर वो चुपचाप वापस बैठ गई। कुछ देर तक भारी सन्नाटा रहा। फिर वो उठी और वॉशरूम टॉयलेट की तरफ चली गई। दूसरी तरफ जीबादा, जो सोने का नाटक कर रहा था, अचानक उठकर बैठा और मेरी तरफ मुड़कर बोला, जिचन, ये सब क्या चल रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम वेन बिन से प्यार नहीं करते, तो फिर अब उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मुझे पता है जो मजाक मैं तुम दोनों के बारे में करता था वो बस मजाक था। चिंता मत करो, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहते हो। जिबादा कुछ और पूछने ही वाला था कि पीछे से एक जोरदार आवाज आई। हम दोनों एक साथ मुड़े। एक डरावना सा आदमी हाथ में चाकू लिए भागा आ रहा था। जिबादा और मैं उसके सबसे करीब थे, सावधान। जैसे ही वेनबिन वॉशरूम से बाहर निकली, उसने ये नज़ारा देखा। उसका चेहरा उतर गया और वो तुरंत उस चोर पर झपटी, पर वो चाकू लिए हमारी तरफ बढ़ चुका था। उस पल वो सिर्फ किसी एक को ही बचा सकती थी। मैंने तेजी से हाथ बढ़ाया और जिबादा को अपनी तरफ खींच लिया, जो डर के मारे पीला पड़ चुका था। अगले ही पल मैं खुद को बचाना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। चोर पकड़ा तो गया, पर उसने मुझे चाकू मार दिया था। वेन बिन, उसने चोर को एक जोरदार लात मारी और पीछे से आ रहे पुलिस वाले उस पर झपट पड़े। ये लड़के अपने हाथ पर पट्टी बांधो, जल्दी। वेन बिन मेरे पास आई। उसके चेहरे पर साफ दहशत थी। क्या तुम ठीक हो? जवाब मेरे गले तक आया पर वहीं अटक गया। मेरे बाएं हाथ से खून तेजी से बह रहा था, पर मेरी नजरें बिल्कुल शांत थीं। इतनी शांत कि वो सर्द लग रही थीं। पूरी रात हम एक ही लाइन में बैठे रहे। बीच में बस एक संकरा रास्ता था। वो मेरे जख्म की पट्टी कर रही थी। उसकी आवाज में छिपा हुआ डर साफ पता चल रहा था। जिचन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता था कि वो कुछ और कहना चाहती है, पर मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। वेनबिन ने आंखें ऊपर की। जब उसने देखा कि मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं, तो उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिखने लगा। उसने एक गहरी सांस ली। जिचन, जब हम बेपान पहुंचेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है? मैं तुम्हें वो सब दिलाऊंगी जो तुम चाहते हो। मैंने बस उसे खामोशी से देखा, कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि मैं थक गया हूं। वो भी बैठ गई और उसने धीरे से मुझ पर एक कंबल डाल दिया। उसे लगा कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है। इसी ख्याल के साथ वो सो गई। रात के सन्नाटे में जब पूरा डब्बा सो रहा था, मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने अपने पैरों के पास रखा सामान उठाया और उस गहरी नींद में सोई हुई औरत के हाथ में वो डिवोर्स सर्टिफिकेट थमा दिया। मैंने एक पल के लिए उसे देखा। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। ये चेहरा मैंने अनगिनत बार देखा था। जब मैंने उसे प्रपोज किया था, जब वो खुशी के मारे रो पड़ी थी, हमारी शादी की रात जब वो घबराहट से लाल हो गई थी, जब हमारी जिबादा की वजह से बहस होती थी, तो उसका चेहरा नफरत और नाराजगी से भर जाता था। 5 साल तक मैंने वो चेहरा देखा। 5 साल तक मैंने उसे प्यार किया और अब मैं उसे कभी नहीं देखूंगा। स्टेशन पहुंचने की अनाउंसमेंट हुई। वेनिंग थोड़ा हिली, पर उसने आंखें नहीं खोली। मैंने भी उसकी तरफ नहीं था। अपना सामान उठाया और नीचे उतर गया। मेरी सूटकेस के पहियों की आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। मैं ट्रेन के दूसरी तरफ चलने लगा और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। यात्री कृपया ध्यान दें, ट्रेन बेचिंग स्टेशन पहुंच चुकी है। वेन ने अपनी आंखें मनी। वो कुछ उठाने के लिए नीचे झुकी और उसी वक्त उसकी नज़र डिवोर्स पेपर्स पर पड़ी। सदमे की वजह से उसका दिमाग खाली हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। कई कोशिशों के बाद उसने पेपर उठाया। उसे खोलते ही उसे अपनी फोटो दिखी। उसके आधे चेहरे पर डिवोर्स की ऑफिशियल स्टैंप लगी थी। उसकी आंखों में दर्द और दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो झटके से खड़ी हुई। सीट खाली थी। मेरा सामान गायब था। मैं जा चुका था। घबराहट में वो बाहर की तरफ भागी और मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने डिवोर्स सर्टिफिकेट को इतनी जोर से भींचा जैसे उसे फाड़ ही देगी। उसे सब समझ आ गया था। उसे समझ आया कि ऐसे सीक्रेट डिवोर्स के लिए सिविल अफेयर्स ऑफिस में 1 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इसका मतलब मैं पूरे 1 महीने से चुपचाप इस डिवोर्स की तैयारी कर रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, फोर्स डिवोर्स। आखिर मैंने गलत क्या किया? वो खालीपन में बड़बड़ाई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं उसे तलाक दूंगी। वेनिंग ने सर उठाया और सूने प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। शी ने अपने होंठ चबाए। उसकी आंखों में साफ कंफ्यूजन दिख रहा था। तभी जिबादा गाड़ी से बाहर आया। सर निंगन, ये डिवोर्स सर्टिफिकेट है। चूंकि जिचन ने तुम्हें तलाक दे दिया है, तो हमारी वो बात, इससे पहले कि वो बात पूरी करता, वेन ने उसे पीछे धकेल दिया। कॉमरेड जी, मेरा तुम्हारी देखभाल करने का फर्ज यहीं खत्म होता है। वो वहीं जम गया। सिर से पांव तक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। पहले वो उसे बड़े प्यार से संभालती थी, पर अब वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अजनबी हो। कॉमरेड जे, मैंने तुम्हारा ख्याल सिर्फ तुम्हारी बहन की आखिरी इच्छा की वजह से रखा। मुझे तुम्हें बीजिंग लाना था और नौकरी दिलवानी थी। इसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी आवाज़ और भी ठंडी होती गई। जिबादा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये साफ डर था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितने ताकतवर इंसान का पल्ला पकड़ा था और अब वो उसके हाथ से फिसल रही थी। वो अचानक उसकी तरफ झपटा और उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तुमने मेरी बहन से वादा किया था, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? वेनिंग ने उसे धक्का दिया और ठंडी नजरों से देखा। जिबावरा, ज्यादा लालची मत बनो। क्या तुम ये कह सकते हो कि इतने सालों तक मेरा ख्याल रखते हुए तुम्हें मुझसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं हुआ? क्या तुम वाकई मुझे छोड़ने वाले थे? उसे अपनी बहन की मौत वाले दिन की सारी यादें आ गईं। कैसे उसने उसे गले लगाया था, कैसे उसे चुप कराया था, वो डांस के दौरान हाथ पकड़ना, कैसे कार एक्सीडेंट में वो एक ढाल बन गई थी और अपने शरीर से उसे बचाया था, कैसे भूकंप और ट्रेन में उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की थी। उसकी नज़रें दूसरों को धोखा दे सकती थीं, पर खुद को नहीं। ये कैसे मुमकिन था कि उसे कुछ महसूस न हो? मैन ने डिवोर्स सर्टिफिकेट को जोर से पकड़ा। पेपर का कोना उसकी हथेली में चुभ रहा था, पर उस दर्द ने उसे साफ सोचने में मदद की। ये प्यार नहीं था, सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। अगर तुम्हें खरोच भी आती तो मैं तुम्हारी बहन को क्या मुंह दिखाती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी? तुमने किसी और को भेजने के बजाय खुद मेरा ख्याल क्यों रखा? जैसे उसे कोई और याद आई हो। उसने जिबौदा की आंखों में झांका और कहा, क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? हमारी शादी तो हो चुकी है। ये सुनकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वेनिंग पहले चौंक गई, फिर उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? उसने दांत पीसते हुए कहा और उसके करीब आई। जिबादा का हाथ पीछे कांप रहा था, फिर भी वो उसके गुस्से से डरा नहीं। उस रात वो सूप जो तुमने पिया था, उस रात हमने पी थी और एक वादा किया था। वार्निंग के कदम अचानक रुक गए। उसे भी वो रात याद आ गई और मेरा वो बहाना। कोई अपने ही पति के कमरे में दूसरे आदमी को कैसे भेज सकता है? धोखे की आग उसे सिर से पांव तक जलाने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मेन गेट का गार्ड दौड़ता हुआ आया। मैडम, इस तरफ। वैनिंग ने अपना गुस्सा पी लिया। उसने जिबार्डा की तरफ एक बार भी नहीं देखा और तुरंत हुक्म दिया, इसे वापस ले जाओ। और टीवी स्टेशन वाली उसकी पोस्ट कैंसिल करवा दी। जैसे ही गार्ड्स उसे ले गए, जिबादा जमीन पर गिर पड़ा। वो फर्श को घूरता रहा, ये जानते हुए कि उसे यहां रहने की इजाजत सिर्फ कुछ समय के लिए मिली थी। वो जितना इस बारे में सोचता, उसके दिल में उतनी ही नफरत भर जाती। ये सब वायचन की गलती है। अगर वो अचानक छोड़कर नहीं जाता तो मुझे ये सब नहीं कर पाता। चीफ ने वैनिंग की तरफ फिक्र से देखा। उसकी शादीशुदा जिंदगी को याद करते हुए उन्होंने कहा, चाओ अभी बीजिंग आया है, उसे तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही है। तुम्हें बिंग का ख्याल रखना चाहिए। वो कुछ कहना चाहती थी पर समझ नहीं पा रही थी कैसे कहें। चीफ एक हल्की मुस्कान के साथ समझ गए। हाँ, चाओ के साथ झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा नहीं है, हमने डिवोर्स ले लिया है। उनकी मुस्कान गायब हो गई। वजह जानने के बाद उनका लहजा मायूसी भरा हो गया। पर ये तुम क्या कर रही हो? तुम जो बड़े फैसले लेने में इतनी माहिर हो, प्यार के मामले में इतनी कंफ्यूज्ड कैसे हो सकती हो? जिबादा की बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हें उसके भाई का ख्याल रखना चाहिए था, पर तुम ये काम किसी और को भी सौंप सकती थी। तुमने सब कुछ अपने ऊपर क्यों लिया? चीफ ने हाथ से इशारा किया। जाओ, अब घर जाओ। प्रोफेशनल्स की टीम दिन भर की रिपोर्ट दे रही थी। वाईचेन को पता चला कि वार्निंग का एड्रेस कंफर्म हो गया है। वहां किसी को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट से कंफर्म हुआ कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था, पर उसकी पहचान की वजह से उसे थोड़े समय के लिए बी फैमिली के यहाँ रुकना पड़ा। जैसे जैसे वार्निंग सुनती गई, उसका चेहरा उतरता गया। आखिरकार थककर उसने आंखें बंद कर लीं। गाड़ी में फिर से सन्नाटा छा गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि जिबादा सोफे को कसकर पकड़े बैठा है और हिलने से मना कर रहा है। उसे देखते ही वो उछलकर खड़ा हुआ और उसे रोकने की कोशिश की, पर वो झटके से हट गई। मैंने जो कहना था कह दिया। अब प्लीज यहां से जाओ। मेरे भाई को भी सजा मिली है। मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी? तुम अपने पति को छोड़कर मुझे लेने क्यों आई? मैंने तुम्हारी मदद खुले तौर पर की। मेरा ज़मीर साफ है। अगर तुमने नाटक किया है तो उसका अंजाम तुम ही भुगतोगे। पहली बार वानिम ने उसे बड़ी संजीदगी, बेरुखी और बेरहमी से देखा, बिल्कुल पहले की तरह। मैं तुम्हें पैसे दूंगी ताकि तुम अपना गुजारा कर सको। इसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। ये कहकर उसने ज़मीन पर गिरे उस आदमी की तरफ देखना बंद किया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे सामने खड़े आदमी के गले से दर्द भरी आवाज़ निकली। इस अजीब नज़ारे को देखकर मेरी आंखों में उलझन थी। ट्रेन से उतरने के बाद मैं पहली ट्रेन में चढ़ गया, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रही है। वो ट्रेन मुझे हैंड सिटी ले आई। पुल के पास वाले घरों की खिड़कियां खुली थीं। एक औरत पीपा हाथ में लिए कोई सुरीली और अनजानी धुन गा रही थी। उसकी आवाज़ हवा में तैर रही थी और एक काली छत वाली नाव धीरे धीरे नदी में दूर जा रही थी। हल्की बारिश शुरू हो गई।
मैंने अपना एक हाथ सिर पर रखा और दूसरे से सूटकेस पकड़ा। मैं एक छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। नीले पत्थरों पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं, पर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और लकड़ी के दरवाजे के पास चला गया, पर पीछे हटते ही मैं अचानक किसी से टकरा गया। मैं अनजाने में मुड़ा। मेरी नज़रें उसकी गहरी आंखों में डूब गईं। वो सिल्क की लंबी ड्रेस पहने एक औरत थी, जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। कोई बात नहीं, अंदर आ जाइए, यहाँ शरण ले लीजिए। ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। खिड़की के पास वाले कमरे में चाय की खुशबू आ रही थी। कपड़े बदलने के बाद मैं लिसा के सामने बैठ गया और उसने मुझे गर्म चाय का कप दिया। शुक्रिया लिसा। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे कुछ याद आया हो। आप हाँ अकेले आए हैं? हार मत मानिए, लगता है आप यहाँ की नहीं है। मैंने सिर हिलाया। मैं पुराने वक्त के बारे में बात नहीं करना चाहता, वो अच्छी यादें नहीं हैं। मैं बस एक शांत जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं नई जिंदगी शुरू कर सकूँ। मेरे सामने बैठी वो औरत काफ़ी समझदार लग रही थी। उसने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, बस इतना पूछा कि आपके आगे की क्या प्लान्स हैं। हालांकि जिबौदा ने मुझे 5,000 से ज़्यादा दिए थे, पर वो पैसे कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाते। मुझे नौकरी ढूंढनी थी, पर बाइनिंग बेन के साथ 5 साल की शादी के बाद मेरा पुराना हुनर बिल्कुल जंग खा चुका था। मैं आखिर कर क्या सकता था? उसने मेरी आंखों में उलझन देख ली होगी। टेबल पर उंगलियां थपथपाते हुए उसने कहा, एक दोस्त अपनी सेविंग वर्कशॉप बेच रहा है, बिल्कुल सामने ही है। बारिश रुकने पर मैं आपको दिखा दूंगी। मैं सुखद रूप से हैरान था। बारिश रुकते ही लिसा ने अपनी दुकान बंद की और मुझे उस नीले पत्थरों वाली सड़क पर ले गई। रास्ते में उसने मुझे गांव वालों और उनके रिवाजों के बारे में बताया। गांव छोटा था, पर लोग अच्छे थे और दुकानों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि सेविंग वर्कशॉप्स कम ही थी। उसका दोस्त बेचना नहीं चाहता था, पर उसका पूरा परिवार बीजिंग में था, इसलिए उसे जाना पड़ रहा था। चलते चलते मेरा ध्यान भटककर बिनिंग बीन और जिबादा की तरफ चला गया। मैंने एक छोटा सा हिसाब लगाया, सुबह 7 बजे तक वे बीजिंग पहुंच गए होंगे। अब जबकि मैं उनके रास्ते में नहीं हूं, तो उनका रिश्ता बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा होगा। कुछ मिनट चलने के बाद हम 2 मंजिला एक छोटी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचे। लिसा के दोस्त से मिलने के बाद मैंने जगह का मुआयना किया। बातचीत अच्छी रही। लिसा की मदद से डील जल्दी फाइनल हो गई। अगला पूरा हफ्ता मैं बहुत बिजी रहा। पहले प्रॉपर्टी के कागजात ट्रांसफ़र कराए, फिर अपनी डायरी में लिखी जगहों से वाकिफ़ हुआ। क्योंकि मेरा हुनर अभी थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए मैंने एक तजुर्बेकार मास्टर को ढूंढा और सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मेहनत की और मास्टर भी सिखाने के लिए उतने ही पैशनेट थे। 1 महीने से कम समय में मैं इस काम में मास्टर हो गया। मैंने लिया को थैंक यू बोलने के लिए अपने लिए एक नई शर्ट बनाई और उसके लिए एक ड्रेस भी तैयार की। जब मैंने उसे सरप्राइज़ दिया तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो मुस्कुरा दी। मैंने सिर खुजलाते हुए थोड़ी झिझक दिखाई। बुटीक का सारा काम खत्म करने के बाद, कपड़ा बाकी सामान खरीदने के बाद मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे। पर अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए मैंने उसके लिए एक ड्रेस बनाई और पेस्ट्रीज़ का एक बॉक्स भी खरीदा, जिसके लिए मैं सुबह जल्दी लाइन खड़ा हुआ था। पेस्ट्रीज़ की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मुंह में पानी आ जाए। मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें अच्छा ना लगे। मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही टेलर शॉप खुली, पास पड़ोस के लोग बस देखते रहे। आखिरकार मैं नया टेलर था। अगर मेरा काम खराब होता तो लोग मजाक उड़ाते। लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी सी बुटीक ग्राहकों से भर गई। न सिर्फ मेरी स्किल्स अच्छी थीं, बल्कि मेरे डिज़ाइंस भी नए और अट्रैक्टिव थे। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत ही फ्रेंडली था। लोग मुझे पसंद करने लगे थे। एक शाम जब मैं आखिरी कस्टमर के जाने के बाद बुटीक बंद करने वाला था, तभी अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, यन। दरवाज़ा बंद करते वक्त मेरे हाथ थम गए और मैंने उस औरत की तरफ देखा जो मेरे सामने खड़ी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा ज़मीन पर फेंक दिया और चिल्लाई, सब लोग आकर देखो, यही वो दुकान है। मैंने इस नई ड्रेस के लिए बहुत पैसे खर्च किए और इसका कपड़ा इतना बेकार है कि पहनने से पहले ही फट गया। उस वक्त तक सब लोग डिनर कर चुके थे और शाम की सैर के लिए बाहर निकले थे। जैसे ही यह हंगामा हुआ, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। जब लोगों ने देखा कि निशाना मैं हूं, तो भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। शक के सुर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उस औरत का चेहरा गुस्से से लाल था, पर वो वहां से हटने को तैयार नहीं थी। वो चिल्लाई, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं अपनी बदनामी कराकर झूठ क्यों बोलूंगी? इसकी दुकान का कपड़ा इतना घटिया है कि पहनते ही फट जाता है। मेरे पैसे वापस करो। ये कहते हुए उसने धक्का दिया। भीड़ से 2-3 और औरतें बाहर आईं। उनके हाथों में भी फटे हुए कपड़े थे। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। कोई बड़ा बेवकूफ़ भी समझ जाता कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। मैं अकेला 1 महीने में इतनी सारी ड्रेसेस कभी नहीं सिल सकता था, और ऊपर से मैं मेन, विमेन, बुजुर्गों और बच्चों सब के कपड़े बनाता हूँ। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि सारे फटे हुए कपड़े सिर्फ जवान औरतों के ही हों? मैंने चारों तरफ एक नज़र घुमाई और
तभी मुझे भीड़ में छुपता हुआ एक आदमी दिखा, पास वाली दुकान का मालिक सकूरा। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि एक पतले और गोरे हाथ ने मुझे रोक दिया। मैंने मुड़कर देखा, वो लिया थी। उसने मुझे रोकने के लिए धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वो आगे बढ़ी, जमीन से वो कपड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। आपके पास क्या सबूत है कि ये ड्रेस इसी दुकान की है? उसकी बर्फीली आवाज सुनकर वो औरत एक कदम पीछे हट गई, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। सबूत क्या? ये फैब्रिक और ये डिजाइन सिर्फ इसी की बुटीक में मिलते हैं। अगर इसने नहीं बनाया तो फिर किसने? लिया थोड़ा मजाक उड़ाते हुए हंसी। ये डिजाइन और फैब्रिक हर जगह मिलते हैं, ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर ये बना सकता है तो दूसरी दुकानें भी बना सकती हैं। उसने ड्रेस को और करीब से देखा और तभी उसे कपड़े की परतों के बीच कपड़े का एक छोटा टुकड़ा मिला। फिर उसने कहा, जो भी शैन से कपड़े सिलवाते हैं वो जानते हैं, कपड़ा तैयार होने के बाद वो हमेशा पीछे की तरफ एक छोटा सा हिडन कपड़े का टुकड़ा सिलता है जिस पर उसका डिजाइनर सिग्नेचर होता है। ये नकली चीजों से बचने के लिए है। पर आपने न सिर्फ ये टैग सही जगह नहीं लगाया, बल्कि ऊपर की सिलाई भी बहुत खराब है। ये सुनते ही उस औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका मुंह तो खुला, पर आवाज नहीं निकली। वो चुप हो गई। भीड़ सब समझ गई और सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। कुछ ही सेकंड्स में लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे। आखिरकार प्रेशर सहन न कर पाने के कारण औरत ने मान लिया कि उसे पास की रेडी टू वेयर शॉप के मालिक ने ऐसा करने के लिए उकसाया था। असल में उसका बिजनेस कभी चला ही नहीं था। उसे लगा कि अगर मेरी टेलर शॉप बंद हो गई तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। पर मैंने न सिर्फ दुकान दोबारा खोली, बल्कि मेरा काम पहले से भी बेहतर चल रहा था। इसलिए उसने ये गंदी चाल चली। पर अब जबकि उसका प्लान फेल हो गया था, उसकी जेल जाने की बारी थी। जैसे ही पुलिस उसे ले गई, भीड़ ने तालियां बजाईं और जश्न मनाया। बाकी औरतें भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप निकल गईं। पर मेरा चेहरा अभी भी गंभीर और उदास था। लिया ने मुझे चिंता में देखा। क्या बात है? मैंने एक गहरी सांस ली। जो अभी हुआ उससे एक बात साफ हो गई है, अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो जलन भी होगी। आज एक झूठा इल्जाम था, पर भविष्य में और लोग आएंगे और उनके तरीके और भी खतरनाक होंगे। मैंने दूर लकड़ी के दरवाजे वाली पुरानी हवेली की तरफ देखा। एक पल के लिए मैं हिचकिचाया, मेरा दिल डगमगा गया। जब मैं इस अनजान शहर में आया था तो मैं सिर्फ गुजारे के लिए काम ढूंढ रहा था, पर बुटीक खुलते ही ये सब शुरू हो गया। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे जारी रखना चाहिए या नहीं। तभी लिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ, जो सच है उसे कोई गंदा नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। हम उनके हर वार का जवाब दे सकते हैं, पहले सोचते हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है। अगले हफ्ते मैंने जानबूझकर बुटीक बंद रखी। हर दिन मैं लिया के साथ मिलकर स्ट्रैटेजीज बनाता रहा। जब मैंने दोबारा दुकान खोली तो पहले से भी ज़्यादा कस्टमर्स आए। मुझे अकेला देखकर लिया ने काम के लिए 2 होशियार और एक्टिव लड़कियों को रखने की सलाह दी। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। पर अभी मैंने चैन की सांस ली ही थी कि लिया ने एक और खबर सुनाई। वो जा रही थी, वो बेपिन वापस लौट रही थी। तब मुझे उसकी असली पहचान पता चली। वो कोई साधारण टी सेलर नहीं थी, बल्कि बेपिन के एक बड़े सरकारी ऑफिसर की पोती थी। वो यहाँ अपनी बीमारी से ठीक होने आई थी और वो बेहतर थी, इसलिए उसे वापस जाना था। ये सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन गया। इस छोटे से शहर में वो पहली इंसान थी जिससे मैं मिला था। आने वाले महीनों में उसी ने मेरी मदद की थी। पर अब जब हम सच्चे दोस्त बन गए थे तो अलग होने का वक्त आ गया था। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वो भी रुक गई, जैसे कुछ कहना चाहती हो। जैसे वो कहना चाहती हो, चलो साथ में बेपिन चलते हैं। पर उसे याद आया कि मैं हमेशा बेपिन का नाम सुनने से बचता था, जैसे कोई भारी अतीत वहां मेरा इंतजार कर रहा हो। आखिरकार उसने उस ख्याल को वहीं दबा दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे दूंगी, हम एक दूसरे को लेटर्स लिख सकते हैं। ये सुनकर मुझे अपनी भावनाओं को काबू में करना पड़ा। जिस दिन लिया गई, मौसम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। हल्की बारिश हो रही थी। उसने मुझे टी हाउस की चाबी दी और कहा कि जब भी मुझे वक्त मिले मैं वहां जाकर बैठूं ताकि उस जगह में रौनक बनी रहे। उसने ये भी कहा कि शायद एक दिन वो वापस आए, पर हम दोनों जानते थे कि एक बड़े ऑफिसर की पोती होने के नाते उसका वापस आना इतना आसान नहीं होगा। मैं उसकी कार को तब तक देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। फिर मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मैं सीधा अपनी टेलर शॉप में ही गया। इसके बजाय मैंने अपना अम्ब्रेला खोला और धीरे धीरे पत्थरों वाले रास्ते पर लिया के टी हाउस की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही एक पल के लिए मेरा दिल भारी हो गया। जब वो यहाँ थी तो हमेशा मुस्कुराते हुए अंदर बाहर आती रहती थी। मेरी नज़र धीरे से खिड़की की तरफ गई। ये वो जगह थी जहां हम घंटों बातें कर सकते थे। मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, पर अब मेरे सामने कोई नहीं था जो मुझे गर्म चाय पिला सके। मेरे होठों से एक लंबी आ निकली। लिया को गए अभी कुछ ही देर हुई थी और मुझे उसकी याद सताने लगी थी।
मेरी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे उम्मीद हो कि वो अभी आ जाएगी। पर रात हो गई और वो नहीं आई। इसी बीच बेपिने परिवार में बिनिंग बिन, जिसका मुझसे डिवोर्स हो गया था, और भी चिड़चिड़ी और बुरी होती जा रही थी। पिछली बार जिबोड़ा से पीछा छुड़ाने के चक्कर में उसने उसे नशा देने की भी कोशिश की थी, और इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। पुलिस फौरन पहुंच गई और जिबोड़ा को ले गई। कायदे से उसके स्टेटस को देखते हुए उसे हल्की सजा मिलनी चाहिए थी, पर इस हादसे के बाद उसके कई पुराने काले कारनामे बाहर आ गए। ऊपर से बाइनिंग बिन ने कोई रहम नहीं दिखाया। नतीजा ये हुआ कि कम सजा मिलने के बजाय उसे बहुत सख्त सजा मिलने वाली थी। जब वो घर लौटा तो उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। मेज पर कोई गर्म खाना नहीं था। हालांकि ये उसकी रोज की आदत बन गई थी, फिर भी वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आखिरकार शोर सुनकर उसकी दादी बाहर आई और उसके लिए नूडल्स बनाए। अगली सुबह पोस्टमैन ने उसे एक इनविटेशन दिया। उसे पढ़कर उसे पता चला कि परिवार की लेडी ठीक होकर वापस आ गई हैं, इसलिए परिवार ने एक वेलकम पार्टी रखी थी। फॉर्मेलिटी और उनके कनेक्शन की वजह से उसे वहां जाना ही था। सोचते हुए वो मुझे गिफ्ट तैयार करने के लिए कहने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। इसलिए उसने नैनी से गिफ्ट्स तैयार करने को कहा और खुद ली फैमिली के मैंशन की तरफ निकल गया। ली फैमिली का मैंशन रोशनी से जगमगा रहा था और लोग पार्टी कर रहे थे। वहीं पहली बार लिया की नज़र बाइनिंग बिन पर पड़ी। अगर बाइनिंग बिन एक शाही और बर्फ जैसी ठंडी ब्यूटी थी, तो लिया बहुत ही स्वीट, वार्म और ग्रेसफुल थी। उसकी एलिगेंस इतनी नेचुरल थी कि कई लड़के तो उसे सिर्फ हेलो कहते देख दंग रह गए। अपना गिफ्ट देने के बाद बाइनिंग बिन एक कोने में चली गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। इस बीच लिया उसे बार बार देख रही थी। जब लोगों ने देखा कि लिया उसे घूर रही है, तो क्यूरियोसिटी में उन्होंने दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया। तब लिया को एहसास हुआ कि ये वही औरत है जिसकी शादी हो चुकी थी और जिसका एक्स हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं था। जैसे ही उसने एक्स हस्बैंड के बारे में सुना, मेरे चेहरे की इमेज तुरंत उसके दिमाग में आ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा कि उसके एक्स हस्बैंड का नाम क्या था। किसी ने जवाब दिया, शायद चैन था। लिया को आगे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे बारे में सोचते हुए उसे समझ आ गया कि शायद यही वजह थी कि वो वापस नहीं आना चाहता था। डिनर के बाद फैमिली के ओल्ड मास्टर ने लिया को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने उससे कुछ फॉर्मल सवाल पूछे और फिर उस छोटे से शहर की कुछ मज़ेदार कहानियां सुनाई। सब सुनने के बाद लिया ने अचानक कहा, ग्रैंडपा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। ओल्ड मास्टर ने अभी चाय की एक चुस्की ली थी कि उन्होंने उसे तुरंत बाहर उगल दिया। क्या मेरी बच्ची, वो जो हमेशा लड़कों से दूर रहती है, उसे किसी से प्यार हो गया? लिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसकी आइडेंटिटी थोड़ी खास है। बूढ़े आदमी ने अपना कप नीचे रखा। कौन है वो? लिया धीरे से बोली। वो बाइनिंग बिन का एक्स हस्बैंड है। लिया को लगा था कि वो गुस्से से भड़क जाएंगे, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाया और कहा, तो क्या हुआ? वो सिर्फ एक एक्स हस्बैंड ही तो है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? फिर उन्होंने सीरियस होकर कहा, बस एक बात याद रखना, अगर वो और बाइनिंग बिन अलग हुए हैं तो 99% गलती बाइनिंग बिन की ही होगी। बेवकूफ़ मत बनना, लिचा वाली गलतियां मत दोहराना और उसे चोट मत पहुंचाना। लिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। इसका मतलब आप मान गए? उन्होंने चाय डालते हुए हंसकर कहा, हाँ, लेकिन भले ही मैं मान जाऊं, उस लड़के को भी तुम्हें बदले में प्यार करना चाहिए, वही सबसे जरूरी है। रात को देर तक जागने के बाद लिया ऑफिस से बाहर आई, अपने कमरे में गई और हाथ में पेन लेकर एक कागज उठाया। उसने काफी देर सोचा और आखिर में फिक्र से भरे कुछ शब्द लिखे। जब मुझे लिया का नया लेटर मिला तो यान में फिर से बारिश होने लगी थी। मैंने खिड़की की कुंडी एक छोटी लकड़ी की छड़ी से उठाई। नीले पत्थर वाले रास्ते पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक ताजगी भरी खुशबू थी। खिड़की के पास बैठकर मैं लिया का लेटर पढ़ रहा था। मेरा दिल सच में भारी हो गया था। मुझे गए हुए करीब 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में अपनी टेलर शॉप में काम करने के अलावा मैं उसके टी रूम में जाकर बैठता था ताकि उसके भेजे हुए लेटर्स पढ़ सकूं। इन्हीं चिट्ठियों की वजह से भले ही मैं बैंक में नहीं था, फिर भी मुझे वहां के हालात का अंदाजा हो जाता था। जैसे कि जिबूड़ा, जो बाइनिंग बिन के साथ बैंक गया था, न केवल टीवी स्टेशन में काम नहीं कर सका बल्कि सीधे जेल पहुंच गया। एक और मिसाल, एक अमीर घर का लड़का बाइनिंग बिन के प्यार में पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह पाता, उसके परिवार ने उसे साउथ वार्ड में बंद कर दिया। वान के साथ मेरा रिश्ता सबकी नज़रों में एक परफेक्ट मैरिज थी। बेन्फ के लोग भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि बिन मेरे साथ नहीं है बल्कि जिबूदा को अपने साथ लाई है, तो सब सवाल उठाने लगे। आखिर कौन अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़कर दूसरे मर्द के साथ चला जाता है? थोड़ी जांच पड़ताल के बाद सबको पता चला कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, और जब वहाँ उसके तौर तरीकों और बातों के बारे में पता चला
तो लोग बाइनिंग बिन के कैरेक्टर के बारे में बुरा सोचने लगे। लेटर के आखिरी हिस्से में लिया ने मुझे एक और बात याद दिलाई। बाइनिंग बिन ने अभी तक हार नहीं मानी है। वो लगातार लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज रही हैं। लेकिन मैं समंदर की गहराई में रेत की तरह गायब हो गया था। उसे मैं नहीं मिला। मैंने लेटर को मोड़ा और खिड़की के बाहर देखा। मुझे यहाँ आए हुए करीब 1 साल हो गया था। इस 1 साल के दौरान मैंने कुछ पैसे भी बचा लिए थे। बाइनिंग बिन मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन अगर उसने हार नहीं मानी तो किसी ना किसी दिन मुझे ढूंढ ही लेगी। इसका मतलब है कि मुझे अब यहाँ और ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। इस बीच बाइनिंग बिन एक और लेटर खोल रही थी जिस पर फिर से लिखा था नहीं मिला। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेटर को मरोड़ा और फेंक दिया। 1 साल, पूरा 1 साल बीत गया और फिर भी वो मुझे ढूंढ नहीं पाई थी। पहले वो घबराई, फिर उसे गुस्सा आया और आखिर में उसके पास वैसी ही बेबसी रह गई जैसी आज थी। शुरू में जब वो जिबूड़ा का ख्याल रख रही थी तो वो लोगों को एक वजह देती थी, मर चुके एक दोस्त की आखिरी ख्वाहिश। वो कहती थी कि जिबूड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है। पहली बार उसने उसे बचाया, दूसरी बार भी हमेशा उसी दोस्त की वसीयत के नाम पर। लेकिन सच तो ये था कि मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसीलिए मैंने गुपचुप तरीके से फोर्स डिवोर्स मांगा था। मेरा दिल नरम है, लेकिन इस मामले में मैं हमेशा कंफ्यूज रहा। जितना मैंने इसके बारे में सोचा उतनी ही मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली, अपना फ़ोन उठाया और एक ऑर्डर दिया उसे ढूंढना जारी रखो, किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे अब उसकी सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बेचैनी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। मैं तो बस अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर खुश था। तुम वापस कैसे आई? मैंने हल्की आह भरते हुए पूछा। लिया ने दरवाज़ा खोला और अपने सामान के साथ अंदर आई। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक प्यारी सी गर्माहट थी। मैं किसी से मिलने आई हूँ, उसने कहा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे प्यार की समझ न हो। 5 साल की शादी ये समझने के लिए काफ़ी है कि दूसरा इंसान क्या कहना चाह रहा है। लेकिन एक नाकाम शादी के बाद मुझ में नया रिश्ता शुरू करने की एनर्जी नहीं थी। मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन लिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में संजीदगी थी। इस बार चाइना में जज्बात अब छिपे नहीं रहेंगे। मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहती। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसके बाद मैंने कभी किसी और को नहीं देखा। तुम्हारे साथ बिताए इस 1 साल ने मेरे दिल की फीलिंग्स को और मजबूत कर दिया है। मैं जानती हूँ वानिंग ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन मैं उसके जैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। बस मुझे तुम्हें प्यार करने का एक मौका दो। ये शब्द इतने साफ थे कि मेरे गाल लाल हो गए। काफ़ी देर बाद मैंने उसे देखने के लिए सर उठाया। तुम ये भी जानती हो कि मेरा पिछला रिश्ता नाकाम रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कोई नई कहानी स्वीकार करने के काबिल हूँ या नहीं। अगर तुम वाकई मुझे जीतना चाहती हो तो इसमें बहुत वक्त लगेगा और नतीजा शायद वो ना हो जिसकी तुम उम्मीद कर रही हो। लिया मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं एक पल के लिए जम गया, फिर मैंने भी उसे धीरे से गले लगा लिया। उस दिन के बाद से ज़िंदगी वैसी नहीं रही, और जिस दिन हम ऑफिशियली एक कपल बने उसी दिन मैंने बेपिन लिए वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही मैं लिया के साथ आया मुझे समझ आ गया कि मुझे देर सवेर वहां जाना ही होगा और देर सवेर मुझे वैनिंग का सामना करना ही पड़ेगा। शुरू में लिया नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी आइडेंटिटी छिपी नहीं रह सकती। मैं कुछ दिनों के लिए भाग सकता हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए मैंने बेपिन के लिए ट्रेन पकड़ी। लिया की फैमिली ने फिर से एक बड़ी पार्टी रखी थी। इस बार होस्ट खुद लिया थी और उसका मंगेतर वाई चेन था। मुझे पहले से पता था कि लिया कभी किसी मर्द से इंप्रेस नहीं हुई थी। उसे रिझाने वाले लड़के उतने ही थे जितनी नदी में मछलियां, लेकिन कोई भी उसका दिल नहीं जीत पाया था। इसलिए मैं उसके मंगेतर के बारे में थोड़ा क्यूरियस था। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो क्यूरियोसिटी नफरत और गुस्से में बदल गई। उसके हाथ में जो वाइन का गिलास था वो जमीन पर गिर गया। स्टेज पर खड़ी वो मुझे घूर रही थी। उसने मुझे 2 साल तक ढूंढा था। 2 साल जिसमें उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा था। उसने पूरे देश की खाक छानी थी, लेकिन मैं उसे नहीं मिला। लेकिन आखिर में मैं लिया का मंगेतर बन चुका था। इसी ख्याल ने उसके अंदर आग लगा दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन लिया मेरे सामने आ गई। तुम्हें मेरे मंगेतर से क्या प्रॉब्लम है? वो चिल्लाई। कैसा मंगेतर? ये मेरा पति है। ये सुनकर सबको हमारे पुराने रिश्ते की याद आ गई। बस फर्क इतना था कि इस बार लोग वैनिंग नाम की एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। अपनी पुरानी जिंदगी में मैंने 5 साल तक इंतजार किया था कि वो मुझे याद करे और बेपीने ले जाए। स्टेज पर इन दोनों युवतियों को लड़ते देख मैं अपना गुस्सा और काबू नहीं कर पाया। मैं आगे बढ़ा और मैंने वानिंग को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। लोग मेरी तरफ उंगली उठा रहे थे और वैनिंग खुद मुझे बर्फीले चेहरे से देख रही थी, लेकिन उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैं वहां से चला गया। वैनिंग, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारा तलाक बहुत पहले हो चुका है।
अगर तुम्हें कोई मर्द चाहिए तो बेहतर होगा कि वो सिंगल हो। ये सुनकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जो आदमी कभी उसके लिए तड़पता था वो आज उसे ऐसी बातें कह सकता है। गुस्से में लिया ने गार्ड को बुलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मुझे उससे अकेले में बात करने दे। मैं इतनी जल्दी में चला गया था। दो शब्द जो मैंने अपने दिल की गहराई में दबा रखे थे, उन्हें साफ साफ कहने का वक्त आ गया था। हम गार्डन में आमने सामने बैठ गए। मेरी आंखें वैसी ही दूर और ठंडी थीं जैसी पहले थीं। वो मुझे जिस तरह देख रही थी, मैं अब उसे साफ देख पा रहा था। वो पहले से कहीं ज्यादा टूटी हुई लग रही थी, लेकिन अब वो चाहे जितनी भी दुखी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें पता है क्यों? मैं तुमसे डिवोर्स चाहता था, बिनिंग बिन। जिस दिन तुमने जुबिदा को बचाया था उसी दिन हमारे रिश्ते में दरार आ गई थी। एहसान चुकाने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन तुमने हमेशा मेरी जगह मेरे फ्यूचर को दांव पर लगाया। अगर जुबुड़ा को कोई भी दिक्कत थी तो तुम किसी और को भेज सकती थी। डॉक्टर्स, पुलिस, रेस्क्यू टीम, कोई भी तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल था। लेकिन तुम खुद ही हमेशा क्यों जाती थी? उसके लिए तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से बड़ा था। तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं? सबको लगता है कि वो तुम्हारा पति है। ये कितना मजाक है। उस दिन अगर तुमने वाकई मुझसे प्यार किया होता तो तुम बेड पे लेटे हुए आदमी को पहचान लेती। वो मैं नहीं था। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि जुबदा की एक आह तुम्हें सब कुछ याद दिला देगी। अगर तुम्हें वाकई परवाह होती तो तुमने खुद जांच करने के लिए किसी को भेजा होता, बजाय इसके कि तुम मुझसे बेरुखी से सब कुछ भूल जाने के लिए कहो। और वो भूकंप और ट्रेन वाला इंसिडेंट, तुमने उसे बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया। अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है? जिम्मेदारी। झूठ मत बोलो। तुमने जो कुछ भी किया वो जिम्मेदारी की वजह से नहीं, बल्कि उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स की वजह से था। शायद मैं अपनी पिछली जिंदगी का दर्द निकाल रहा था, साथ ही मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बाइनिंग बिन का चेहरा दर्द से भर गया था। वो मेरे आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैं पीछे हट गया। अपने आंसुओं की वजह से मुझे उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर भी मैंने हर शब्द साफ साफ कहा, बाइनिंग बिन, अगर हो सके तो मैं चाहूंगा कि मैं तुमसे इस जन्म में कभी ना मिला होता। मेरी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने घूंसा मारा हो। रेलिंग पर उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। पहली बार मैंने उसकी ठंडी आंखों में घबराहट देखी। उसने कहा, यचन, मेरी बात सुनो। मैं कसम खाती हूँ, जिबूड़ा के लिए मेरे मन में कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। हाँ, मैं उसके साथ अच्छी थी, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी के नाते। प्लीज मुझे समझाने दो। लेकिन मुझ में अब और सब्र नहीं था। मैं मुड़ा और चला गया। वो मेरे पीछे भागी, लेकिन अचानक एक और परछाई तेजी से सामने आई और बिनिंग बिन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। यहां से दफा हो जाओ। वो लिया थी। वो गुस्से से पागल थी। वो कुछ बातें जानती थी, लेकिन इस हद तक नहीं। वो कभी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। सिर्फ ये सोचकर ही वो डर गई कि इन 5 सालों की शादी में मैंने कितना दुख झेला होगा। वो उसे दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। बस करो लिया, ग्रैंडपा हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने जमीन पर गिरी हुई बेनिंग बिन की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा और लिया का हाथ थामकर हॉल की तरफ बढ़ गया। उसकी हथेली गर्म थी और उस गर्माहट ने मेरे दिल में बची आखिरी ठंडक को भी पिघला दिया। हमारे पीछे कदमों की आवाज थी। न कोई कदमों की आवाज, न वो जानी पहचानी आवाज। चैन, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मुड़ा तक नहीं। नहीं, कुछ चीजें शुरू से ही नाकाम होने के लिए बनी होती हैं, और कुछ बातें चाहे कितनी भी बार दोहराई जाएं बेकार ही रहती हैं। आज हमारी पिछली जिंदगी का वो अधूरा चैप्टर आखिरकार और हमेशा के लिए बंद हो गया।